हेलो क्लास। क्लास हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे कुछ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की लैब में यूज़ होते हैं, जिनमें हम लोगों ने सेमी ऑटो एनालाइज़र, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कलरीमीटर एंड फ्लेम फोटोमीटर के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइज़र के बारे में। ठीक है, इसका नाम है फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइज़र या FAA। ठीक है, तो इसके नाम से आपको कंफर्म हो रहा होगा कि ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली काम करती है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी जो मैनुअल काम करना या सेमी इनक्यूबेट करना, मिक्स करना, रिएजेंट की मिक्सिंग करना, ये सारी चीज़ें हमको बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करनी होती हैं। इसमें सारा का सारा जो फंक्शन है वो मशीन खुद से परफॉर्म करती है। ठीक है, तो सेमी ऑटो एनालाइज़र में जितने भी फंक्शन जो है पर्सनल के थ्रू किए जाते थे वो सारे काम भी यहाँ पर मशीन परफॉर्म करती है फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइज़र के अंदर। ठीक है, ये एक कंप्यूटराइज्ड फॉर्म की मशीन होती है। इसमें सभी स्टेजेस बायोकेमिकल एनालिसिस की ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सैंपल को एस्पायरेट करना, रिएजेंट डिस्पेंस करना, उसकी मिक्सिंग करना, इंक्यूबेट करना, कितने टेम्परेचर पे इंक्यूबेशन होना है, कितनी देर के लिए होना है, वो सारी चीज़ें भी मशीन खुद से ही परफॉर्म करती है। उसके अलावा मीज़रमेंट, कैलकुलेशन, क्वालिटी कंट्रोल एंड जो रिज़ल्ट उसकी रिपोर्टिंग है, वो भी सारी चीज़ें जो मशीन है वो परफॉर्म कर लेती है बाई इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसके पार्ट्स के बारे में और ये कहाँ पे यूज़ होती है। तो सबसे पहले ये जो मशीन है वो एसेंशियल है लार्ज हॉस्पिटल्स के लिए, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ के लिए, रिसर्च सेंटर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेनली रिसर्च सेंटर्स में इसकी यूज़ होती है। इसके अलावा रेफरेंस लेबोरेटरीज़ में भी। ठीक है, तो उन लेबोरेटरीज़ में जहाँ पर एक ही बार में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सैम्पल्स कंडक्ट कराए जाते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। ये एक हाई स्पीड मशीन है, यानी इसकी स्पीड ये हाईली एक्यूरेसी भी देती है। ठीक है, इसको जो इसके रिज़ल्ट होते हैं वो रिप्रोड्यूसिबल होते हैं। ठीक है, यानी इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। हम जो ह्यूमंस हैं उनकी नीड इतनी है कि सैम्पल्स को सेपरेट करें, सेपरेट सेंट्रीफ्यूज के थ्रू, और क्यूवेट्स में सीरम निकाल करके सिर्फ मशीन को प्रोवाइड कराना, इतना फंक्शन होता है। बाकी का सारा फंक्शन जो फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है वो खुद से ही परफॉर्म करती है। उसके बाद में देखेंगे कि ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइज़र एक कंप्यूटराइज्ड लेबोरेटरी टेक्निक के बिहाफ पर काम करती है। इसमें सैम्पल्स, रिएजेंट की एस्पायरेशन, कैरिंग, मिक्सिंग, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। इवन कैलकुलेशन भी मशीन के थ्रू खुद से होकर के आता है। प्रिंसिपल की हम लोग बात करें, ये किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, तो ये भी बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ पर ही एक्ट करता है, जिस पे आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड सेमी ऑटो एनालाइज़र भी एक्ट करते हैं बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ पर। ठीक है, उसके बाद में इस लॉ को हम फिर से थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो लाइट की एब्जॉर्बेंस होती है वो किसी भी सल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी जितना भी ज़्यादा कंसनट्रेटेड सल्यूशन होगा उसकी एब्जॉर्बेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। इवन ये पाथ लेंथ के भी
प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पाथ लेंथ यानी कि जो लाइट के पास होने की लेंथ है उसके बारे में बात करता है, ये भी उसी के प्रोपोर्शनल होती है। तो पाथ लेंथ ज़्यादातर डिसाइडेड होती है, प्री डिसाइडेड होती है, यानी ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर जो हमारी क्यूवेट की लेंथ होती है वो, ठीक है। एनालिसिस के दौरान जो ये एनालाइज़र होता है वो कैसे काम करता है, ये एस्पिरेट करता है पेशेंट के सैंपल को, ठीक है। उसके बाद में जिस भी रिएजेंट की रिक्वायरमेंट हो, यानी ऐसा नहीं है कि एक मशीन में सिर्फ एक ही टेस्ट परफॉर्म होगा। अब मान लीजिए हमने एक सैंपल डाला जिसका हमें KFT भी करना है, LFT भी करना है, यानी उसका यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें भी होंगी, SGOT, SGPT, ALP, ये सारी चीज़ें भी साथ में परफॉर्म की जाएंगी। तो वो जो मशीन होगी उसमें हम डायरेक्टली एंटर करेंगे तो वो डिसाइड कर लेगी कि किस टेस्ट के लिए कौन सा सैंपल, कौन सा रिएजेंट चाहिए। तो वो रिएजेंट खुद से ले करके मिक्सिंग करके एक कलर्ड फॉर्म का प्रोडक्ट बना देता है। कलर्ड प्रोडक्ट एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू जो है कलर उसका डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद में एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट के थ्रू जो रिएक्शन है वो अकर होती है। और उसके बाद में इसमें एक डिटेक्टर लगा होता है, वो एब्जॉर्बेंस लाइट को डिटेक्ट कर लेता है कि कितने अमाउंट में जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हुई है। उसके बाद में कैलकुलेशन करके हमको रिज़ल्ट और उस सैंपल जो हमने डाला है उसकी कंसंट्रेशन सही बताता है। ये हाईली एक्यूरेट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में काम करता है। कुछ एडवांस एनालाइज़र्स हैं जैसे बैकमैन कुल्टर की मशीन्स हैं, वो बियर्ड्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ के अलावा भी कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं, जैसे टर्बिडिटी मेट्री, यानी कोई भी सॉल्यूशन कितना टर्बिड है इसके बिहाफ पर भी वो बता देता है। आंसर्स नेफ्लोमेट्री के बिहाफ पर काम करता है। आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के बिहाफ पर इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टडी करता है, यानी जो फ्लेम फोटोमेट्री हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वो पहले के टाइम पे यूज़ होता था मशीन्स में, बट आज के टाइम पे क्या यूज़ होता है आपका आयन सेलेक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको हम ISE बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स इसमें यूज़ होते हैं। इसके अलावा इम्यूनो टर्बिडिटी मेट्री के प्रिंसिपल पर भी एक्ट करता है। फिर हम लोग बात करेंगे इसके पार्ट्स के बारे में, कितने पार्ट्स होते हैं। इसके पार्ट्स में सबसे पहले आती है सैंपल ट्रे। सैंपल ट्रे जो कि यूज़ होती है सैंपल्स को होल्ड करने के लिए, ठीक है, जिसमें बारकोड लगी हुई सैंपल IDs होती हैं, ठीक है। हर एक सैंपल पे एक बारकोड होता है, उस बारकोड में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट टेस्ट, यानी उसके कौन कौन से टेस्ट होने हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होने हैं किस टेस्ट का, ये सब इंफॉर्मेशन उस बारकोड के अंदर में होती है। तो एक उसमें हमको क्या करना है, सैंपल को अरेंज करना है, ताकि एक ही, इससे फ़ायदा क्या होता है कि एक ही बार में ढेर सारे सैंपल्स को हम क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, और इससे हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा बचता है। उसके बाद आती है रिएजेंट ट्रे। रिएजेंट ट्रे में ये क्या होता है, रेफ्रिजरेटेड कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग जो रिएजेंट है वो स्टोर किया जाता है, ठीक है। अगर किसी रिएजेंट को नीड है कि उसको 2 to 8 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करना है तो उसको उतना टेम्परेचर मिलेगा, यानी ये डिपेंड करता है कि किसको कितना टेम्परेचर मिलना चाहिए, उसके बिहाफ पर ये टेम्परेचर्स को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है।
रिएजेंट ट्रे में, ठीक है। उसके बाद में रोबोटिक सैम्पलिंग आर्म्स होती हैं, रिएजेंट प्रोब्स होते हैं। ये दोनों क्या चीज़ें हैं? ये सैम्पलिंग जो आर्म होती है एंड रिएजेंट प्रोब होते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं सैम्पल को एंड रिएजेंट को एस्पिरेट करने के लिए, यानी कंटेन करने के लिए। जैसे जो रोबोटिक सैम्पलिंग आर्म होगी वो सैंपल को उठा करके जो है क्यूवेट में डालेगी, और जो रिएजेंट प्रोब होगी वो रिएजेंट को उठा करके डालेगी क्यूवेट में। तो ये दोनों प्रोब्स होते हैं। उसके बाद मिक्सर होता है। मिक्सर क्या करता है? सैम्पल्स को और रिएजेंट को मिक्स करने का काम करता है। इंक्यूबेशन चैम्बर होता है उसी में, जो ज़्यादातर 37 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है। उसको सैंपल को क्या करेगा? ये इंक्यूबेट करेगा एक सर्टेन टाइम के लिए, और इंक्यूबेट करने के बाद में ये नॉर्मली परफॉर्म करने के लिए सैंपल को रेडी कर देगा। जो मिक्सचर होगा रिएजेंट सैंपल का उसको रेडी कर देगा। उसके बाद में रिएक्शन क्यूवेट्स होते हैं। रिएक्शन क्यूवेट्स क्या करते हैं? स्पेशल डिस्पोजेबल टाइप के, रीयूजेबल टाइप के क्यूवेट होते हैं जिनके थ्रू रिएक्शन अकर होती है। ये हाई क्वालिटी ऑप्टिकल मटेरियल के बने हुए होते हैं ताकि इसमें से आराम से जो लाइट है वो ट्रांसमिट हो सके। उसके बाद इसके अंदर होता है ऑप्टिकल सिस्टम, जिसकी हेल्प से लाइट जनरेट होती है। लाइट सोर्स होता है, मोनोक्रोमेटर्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं एंड ऑप्टिकल लेंसेज होते हैं। डिटेक्टर होता है जो कि डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। फोटो आयोडाइड यूज़ होता है। फ़ोटो डायोड के अलावा फ़ोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, PMT जिसको बोलते हैं, वो भी यूज़ होते हैं। इसके बाद वॉशिंग सिस्टम भी होता है। जिन प्रोब से सैंपल एंड रिएजेंट उठाया गया था उनकी प्रॉपर वॉशिंग होती है, उनकी प्रॉपरली क्लीनिंग एंड वॉशिंग भी कराई जाती है। ये कंटामिनेशन से बचाता है, क्योंकि वो एक ही बार में कई सारे टेस्ट परफॉर्म करता है। एक ही बार में वो कई सारे बार बार रिएजेंट्स को और सैंपल्स को लेता है, तो वो उसको बार बार क्लीन भी करता है साथ के साथ। उसके बाद इसी में अटैच होता है कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, जो कि यूज़ होता है सैंपल के आइडेंटिफिकेशन के लिए और टेस्ट के सिलेक्शन के लिए। यानी उस कंप्यूटर में हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा टेस्ट इसके अंदर परफॉर्म होना है, ठीक है, और कौन से सैंपल्स लेने हैं कैलिब्रेशन के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए, रिज़ल्ट को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर होता है प्रिंटर। प्रिंटर नॉर्मली क्या करता है? इसको रिपोर्ट जो आएगी वो उसको ऑटोमेटिकली प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अगर हम जानिए इसका वर्किंग प्रोसीजर किस तरह से एक्ट करता है, किस तरह से काम करता है इसका वर्किंग प्रोसीजर, तो ये सबसे पहले आपको एनालाइज़र को स्विच ऑन करना है, ठीक है, सिस्टम को चेक करना है, रिएजेंट को लोडिंग करना है, ठीक है, जो रिएजेंट ट्रे होती है उसमें रिएजेंट को लोड करना है। फिर सैंपल्स को, सभी सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करके एक एक क्यूवेट में निकालने के बाद में उसको हम स्कैन करेंगे बारकोड और बारकोड चिपकाएंगे, ठीक है। बारकोड चिपकाने के बाद में हम नॉर्मली जो सैंपल ट्रे है उसमें सैंपल्स को अरेंज कर देंगे एक एप्रोप्रिएट रिएजेंट्स के साथ में। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, वो सारी चीज़ें खुद कर लेगा और रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएंगे, स्टोर भी हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली प्रिंट भी हो जाएंगे। हमें कुछ भी करना नहीं है, हमें बस खाली रिएजेंट लोडिंग करनी है, सैंपल लोडिंग करनी है।
किन टाइप के रिएक्शंस इसके अंदर आप देख सकते हैं या अकर होते हैं, इनके बारे में जानना है हमको। क्योंकि अगर हम कोई भी मशीन पढ़ रहे हैं तो हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि वो कितनी टाइप के जो रिएक्शन है इसको अकर करवा सकता है। ठीक है, तो इसके पहले मैं स्टार्ट करूँ, आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दूँगी। अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं। इस कोर्स की कंप्लीट फ़ीस है 25,000 रुपीज़। इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोर्स को करने के लिए या किसी अदर कोर्सेज़ को करने के लिए भी, तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। उसके बाद में बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनालिसिस जो कि हम करवा सकते हैं परफॉर्म। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला है एंड पॉइंट एनालिसिस। एंड पॉइंट एनालिसिस का मतलब होता है जिसमें रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाए एक रिएजेंट ऐड करने के बाद, और उसके बाद उसकी हमको सिर्फ मेज़रमेंट करनी हो, सिर्फ एक ही बार मेज़रमेंट करनी हो, उसको बोलते हैं एंड पॉइंट एनालिसिस। तो उसका भी एस्टिमेशन कर सकता है प्लस काइनेटिक रिएक्शंस का भी ये मेज़रमेंट कर सकता है, जैसे SGOT, SGPT, ALP, LDH एंड क्राटिनिन काइनेज। ठीक है, फिक्स्ड टाइम एनालिसिस यानी ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ एनालिसिस को ये क्या कर सकता है, कंटेन कर सकता है, रिजल्ट उसका बता सकता है। इसके अलावा इम्यूनोटर्बिडिटी मैट्रिक एनालिसिस भी कर सकता है। इम्यूनोटर्बिडिटी मैट्रिक एनालिसिस में CRP, ASORF, माइक्रोएल्बुमिन ये आते हैं। ठीक है, हम लोग को आगे पढ़ना है इम्यूनोटर्बिडिटी मैट्रिक एनालिसिस के बारे में, आगे की क्लासेस में हम लोग जानेंगे। तो ये नॉर्मली हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें एप्लीकेशन की, तो इसकी जो यूज़ है वो रूटीन बायोकेमिस्ट्री में ग्लूकोज, यूरिया, क्राटिनिन, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, एल्बुमिन यानी ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ पैरामीटर्स इसमें परफॉर्म किए जा सकते हैं। LFT है, KFT, लिपिड प्रोफाइल्स, ठीक है, एंजाइम्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, सभी टाइप के टेस्ट इसके अंदर में हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद में इसके एडवांटेज क्या है, देखो ये आजकल जितने भी एडवांस्ड लैबोरेटरीज़ हैं उनमें सब में ये यूज़ होता ही होता है। एडवांटेज इसके क्या हैं कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक ऑपरेशन है, तो इसमें मैन पावर की नीड बहुत ही ज़्यादा कम है, नहीं है। ठीक है, खाली जो टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए ढेर सारे लोगों की ज़रूरत होती थी, नीड होती थी, अब वो ये मशीन मिनटों में खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है मैन पावर तो रिड्यूस हुई है। इसके अलावा हाई सैम्पल्स, हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन शो करता है, एकदम सही। ह्यूमन एरर, जैसे पिपटिंग वगैरह में ह्यूमन एरर होने के चांसेस थे ना पहले, उनको भी ये रिड्यूस करता है, यानी ह्यूमन एरर इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम आकर होंगे। उसके अलावा बात करें ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन हो सकता है, खुद से क्वालिटी कंट्रोल हो जाता है, हमें करना नहीं पड़ता। बारकोड का आइडेंटिफिकेशन कर लेगा। ठीक है, तो टर्न अराउंड जो टाइम है, ठीक है,
टर्न अराउंड टाइम जिसको टैट बोलते हैं वो बहुत कम है, यानी सैंपल आने से लेके रिपोर्ट डिस्पैच करने तक का जो टाइम है उसको इसने काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। प्लस ये हाई वॉल्यूम लेबोरेटरीज़ में हेल्पफुल है, यानी बहुत सारे बल्क में सैंपल्स को एक साथ परफॉर्म करने के लिए काम आता है। इसके अलावा डिसएडवांटेज भी कुछ हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज में ये है कि पहली चीज़ तो यही है कि ये बहुत महंगी मशीन है, इट्स वेरी कॉस्टली। इसके अलावा इसका मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये अनइंटरप्टेड काम करता है इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर चाहिए, वो भी हर टाइम। ठीक है, ट्रेंड पर्सनल्स चाहिए, ट्रेंड टेक्नीशियन चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई नया नया सीख के आया है वो इस पे नहीं परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसके लिए ट्रेंड टेक्नीशियन की यूज़ होती है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल ब्रेकडाउन कैन इंटरप्ट द लेबोरेटरी वर्कफ्लो, क्योंकि अब ये अकेला सारे चीज़ें परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी एरर या कोई भी गड़बड़ी आती है तो सारे ही टेस्ट रुक जाएंगे, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझिए, कोई ऐसे एक मिडिल क्लास टाइप की लेबोरेटरी है जिसमें हेमाटोलॉजी के लिए अलग है, बायोकेमिस्ट्री के लिए अलग है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अलग छोटी सी मशीन रखी हुई है ना, और सारी चीज़ें अलग अलग हैं, और इम्यूनोलॉजी के लिए अलग है। तो अगर कोई एक मशीन ख़राब होती है तो बाकी टेस्ट जो परफॉर्म हो रहे हैं वो नहीं इंटरप्ट होते हैं एक की वजह से। ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि एक ही मशीन सारी चीज़ें परफॉर्म कर रही है तो ज़रा भी इंटरप्शन आएगा तो वो इंटरप्शन पूरे लेबोरेटरी में दिखाई देगा, क्योंकि यही इलेक्ट्रोलाइट करता है, यही सारी चीज़ें करता है, LFT KFT इम्यूनोलॉजी टेस्ट। तो अगर कोई भी गड़बड़ी आती है तो हम कोई भी रिपोर्ट डिस्पैच नहीं कर पाएंगे। सारा का सारा काम जब एक ही पे डिपेंडेंट है इस वजह से, तो ये एक इसका ड्रॉबैक होता है। ठीक है, और इसके जो रिएजेंट होते हैं और जो कंजप्ट करने वाली चीज़ें हैं जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल लगाने के लिए या रिएजेंट के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं नॉर्मल के कंपैरिजन में। ठीक है, बट इसका कैलिब्रेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल बेहतर है। कैलिब्रेशन तो आपने देखा ही है, बहुत बार मैंने आपको कैलिब्रेशन पढ़ाया है हर एक मशीन का, तो एग्जैक्टली सेम वैसा ही होगा। पहले रिएजेंट को हम चेक करेंगे ये देखने के लिए कि जो मशीन है वो प्रॉपरली एक्ट कर पा रही है या नहीं। क्वालिटी कंट्रोल भी इस मशीन में भी हम दो तरीके से परफॉर्म करवाते हैं। एक है हमारा इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल IQC और एक है हमारा एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, तो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल आपके डेली यूजिंग नॉर्मल या अबनॉर्मल जो कंट्रोल लगाते हैं उनको डिफ़ाइन करेगा। एक्सटर्नल यानी कि आपको पता ही है, मैंने बता रखा है कि अदर लेबोरेटरी से कंपैरिजन करके हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें प्रिकॉशन ये रखना है कि जो उस कंपनी का मैन्युफैक्चरर है वो जिन रिएजेंट्स को अप्रूव करे हम खाली उन्हीं रिएजेंट्स को यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक रिएजेंट है, मान लीजिए कोई क्रेटिनिन का रिएजेंट है, तो क्रेटिनिन का जो रिएजेंट है वो बहुत सारी कंपनीज़ का आता है, बट हमको बहुत सारी कंपनीज़ का हम नहीं यूज़ कर सकते। इसमें हमको मैन्युफैक्चरर जिस भी कंपनी का बताएगा हमको उसी कंपनी का यूज़ करना पड़ेगा। ये इसका एक प्रिकॉशन है। ठीक है, प्रॉपर सैंपल का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि हम अलग अलग टेस्ट को सेलेक्ट नहीं करते हैं, हम यहाँ पर एक ही टाइप के सैंपल को सेलेक्ट करके उसकी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसलिए हमको अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करने की अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जो सैंपल चाहिए वो हम एक ही से लेते हैं। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप उस सैंपल का आइडेंटिफिकेशन, उसका नेम, उसके अंदर परफॉर्म किए जाने वाले टेस्ट को एकदम सही से
सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, डेली बेसिस पर क्वालिटी कंट्रोल लगाना होता है। ठीक है, में आपको रिकमेंडेड इंक्यूबेशन टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है। रिएजेंट की एक्सपायरी डेट चेक करनी होती है। ठीक है, ये देखना होता है बार बार कि डिस्टिल वाटर या जो वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम है वो उसके अंदर स्पेस है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वेस्ट वाला भर गया है डिब्बा और उसको हम खाली नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको परफॉर्म करना होता है। इसके कुछ सोर्सेज ऑफ एरर भी हैं, जैसे इनकरेक्ट रिजल्ट हो जाए, एब्जॉर्बेंस लो आने लगे, हाई आने लगे, इंस्ट्रूमेंट अलार्म देने लगे, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अलार्म कब देगी मशीन, किस कंडीशन में मशीन अलार्मिंग करने लगेगी, जैसे कि कोई ब्लॉकेज आ जाता है प्रोब में, या फिर रिएजेंट कम होने लगे। रिएजेंट अगर कम हो जाता है तो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। सैंपल में अगर आइडेंटिफिकेशन एरर है तो भी जो है बारकोड में गलती की वजह से हो सकता है। तो ये सारी जो माइनर मिस्टेक्स हैं इनको हमें ध्यान में रखना होता है। और यहाँ पर दिया गया है आपको डिफरेंस तीनों में। ठीक है, तीनों में डिफरेंस दिया गया है। सैंपल की लोडिंग में किस में मैनुअल होता है, किस में ऑटोमेटिक, तो मैंने ये ऑलरेडी आपको बता रखा है। सेमी में काम आधा आधा होता है, मैनुअल में पूरा हम लोग के थ्रू होता है, और फुल्ली में सारा काम मशीन करती है, हमें कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइज़र। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।